नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड था। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जिसमें होंगे 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है। तो हमारा जो दांत का मसूड़ा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, ये पूछ रहा है, जो कि काफी कठोर होता है। तो हमारा दांत का मसूड़ा जो है कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का। दांत का मसूड़ा जो है हमारा कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, जो कि काफी कठोर होता है। कैल्शियम सल्फेट एक बहुत कठोर पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अम्लीय जल का विद्युत विक्षेपण के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रणाली में जमा होता है। इसके आयतनों में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दोगुना होगा। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन के बराबर होगा। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दुगना होगा। डी नंबर कह रहा है ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दोगुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का जो है अणु सूत्र देख लेते हैं। हाइड्रोजन का हमारा अणु सूत्र होता है H2O। H2O। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन दो गो मिलके और ऑक्सीजन अकेले मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन अकेले मिलके जल का अणु बना रहे हैं, जल का एक अणु बना रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो है, और ऑक्सीजन की संख्या अकेले है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का आयतन जो होगा ऑक्सीजन गैस के आयतन का दोगुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नमक के घोल से सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। कह रहा है कि नमक के घोल में जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो क्या होता है? दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि किसी भी विलयन से जब दही जैसा पदार्थ अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिकारक के साथ जब ऊष्मा जुड़ा होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण तो हम लोग जाने गए कि दही जैसा पदार्थ जब विलयन से अलग होता है। ऊष्मा क्षेपी क्या होता है? तो जब प्रतिफल के साथ ऊष्मा जुड़ा हो तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग होता है। तो हम लोग ने अभी अभी पढ़ा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में दही जैसा पदार्थ अलग होता है। यानी दही का रंग कैसा होता है? दही का रंग सफेद होता है। यानी हमारा राइट आंसर क्या? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्वेत। सफेद को ही श्वेत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए, इसमें प्रकाश की बात कर रहा है, तो प्रकाश की बात कर रहा है तो हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। इसने क्या कह रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। और हम लोग ग्लूकोज का सूत्र देख सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जब भी किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं कोई पदार्थ तो उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। यानी तीर के बाएं साइड वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के दाएं साइड वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सी नंबर सही होगा, अभिकारक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में उष्मा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूना से दीवार पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार चमकदार बनाता है वह है। तो देखिए, हम लोग जो मार्केट से चूना लाते हैं पुताई करने के लिए या दीवार पे पेंट करने के लिए, तो वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो हम लोग मार्केट से चूना लाते हैं, जो हम लोग को बड़ा बड़ा चूने के ढेले के रूप में मिलता है, उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको जब हम लोग जल में डालते हैं यानी पानी में डालते हैं, तो ये पानी के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही दीवार की हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार पे हम चढ़ा देते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही वो पदार्थ है जो दीवार को चमकीला बनाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए, कोई भी अम्ल हो उसमें एक परमाणु कॉमन होगा। यहाँ देखिए, HCl एक अम्ल है, इसमें कौन सा परमाणु अवेलेबल है? तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहाँ देखिए, H2SO4 भी एक अम्ल है, इसमें भी हाइड्रोजन और SO4 है। तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कॉमन मिल रहा है। यानी हाइड्रोजन ही वह परमाणु है जो सभी अम्ल में उपलब्ध होते हैं। जब इसकी अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराते हैं, मान लीजिए यहाँ सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएं, तो क्या होगा? सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम और HCl की जब अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके नमक बना लेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। उसी तरह से सोडियम को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। उसी प्रकार से अभिक्रिया इसके साथ भी कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो ये बोल रहे हैं कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा गैस जी? तो हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त होता है। ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया जब किसी धातु के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो कह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उसमें तीर की चिन्ह एक ही दिशा में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब तीर की चिन्ह एक ही दिशा में हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो और उसमें तीर का चिन्ह दोनों तरफ दिखाया गया हो, तीर का चिन्ह उसमें दोनों तरफ दिखाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह दोनों तरफ दिखाया गया हो तो उसे हम लोग उत्क्रमणीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्पन्न होता है? तो हमने कई सारे यूट्यूबर के यूट्यूब पर देखा है कि मैग्नीशियम वो लोग जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है जो श्वेत रंग का होता है। यानी मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं तो ऑप्शन हमारा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत चमकदार प्रकाश हमें मिलता है, यानी लौ जो होता है उसका श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो आयतन परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक गुण परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन आता ही आता है। भौतिक गुण तो बदलता ही है। जैसे H2O की अभिक्रिया, जैसे हमें जल बनाना है तो हाइड्रोजन क्या है?
हाइड्रोजन गैस से। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद हमें जल मिलता है। जल क्या है? तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी भौतिक गुण में भी परिवर्तन आता है। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब ही है कि उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन आना ही आना। यानी 3 ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। और द्रव्यमान नहीं बदलने के कारण ही हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, जब भी पेट्रोलियम गैस को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम गैस को हम लोग एलपीजी कहते हैं। एलपीजी एलपीजी को हम जब भी जलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दहन की अभिक्रिया होती है। एलपीजी को जलाना क्या कहलाता है? दहन की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? यानी यहाँ कुछ बातें कही गई है, इसमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण। तो किसी भी सिलेंडर में केवल नाइट्रोजन गैस भर देने से कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, एक प्याले में पेट्रोल खुली वायु में रखा जाना। तो जब भी हम किसी प्याले में पेट्रोल को खुली वायु में रख देंगे तो पेट्रोल का वाष्पन होगा, यानी उसके भौतिक रूप में परिवर्तन आएगा, लेकिन वहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत कर देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं, यानी उसके भौतिक गुण परिवर्तित हो रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। तो देखिए, जब भी तांबे के तार को जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से वह अभिक्रिया कर लेता है और एक पदार्थ हमें बना के देता है, जिस पदार्थ का नाम होता है कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। हमें एक पदार्थ मिलता है जो कॉपर किस जब भी हम कॉपर को वायु में गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो पहले के जमाने में जो फोटोग्राफी था उसमें एक पदार्थ उपयोग होता था फोटो खींचने के लिए। उसका नाम का AgNO3 था, AgO2 था, Ag2O था, AgBr था, Ag था। तो देखिए, पहले के ज़माने में जो फोटोग्राफी होता था उसमें हम एक पदार्थ उपयोग करते थे जिसका नाम था सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं करना शुरू कर देता है। तो हम लोग जानते हैं कैमरे में प्रकाश का उपयोग होता था और बहुत तेज उसमें प्रकाश निकलता था, खिचक खिचक होता था। तो उस समय हमारा जो फोटोग्राफी था यानी कैमरा था, उसमें हमारा सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसको गाढ़े भूरे रंग या गाढ़े काले रंग के बोतल में ही रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करके विखंडित होने लगता है, यानी अपघटित होने लगता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर अपघटित होने लगता है, और सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले संतुलित समीकरण समझ लेते हैं। तो संतुलित समीकरण का मतलब होता है अभिकारक और प्रतिफल, इनमें उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होगी वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम ऑप्शन नंबर डी को देख रहे हैं। यहाँ जिंक कितना है? अकेले है। यहाँ जिंक कितना है? अकेले है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 से गुणा हो गया इन सभी पदार्थों में, यानी सोडियम यहाँ कितना है? 2 है। तो यहाँ देखिए, सोडियम कितना है? 2 है, Na2 के रूप में। उसी तरह यहाँ ऑक्सीजन कितना है? तो 2 गो है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 गो है।
हाइड्रोजन कितना है तो 2 गो है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। उसी तरह से क्या हम ऊपर वाले ऑप्शन पे पा रहे हैं, देखिए चेक कर लेते हैं। यहाँ कर रहा है कापर कितना है, तो कापर यहाँ 2 है, यहाँ भी कापर 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन में यहाँ 2 से इधर भी गुना हुआ है और इधर भी गुना हुआ है, यानी 2 दूनी 4। नाइट्रोजन कितना है 4, यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ नाइट्रोजन में 3 से केवल गुना हुआ है, तो नाइट्रोजन कितना है 3 ही है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैल्शियम यहाँ कितना है, तो अकेले है, यहाँ कैल्शियम भी अकेले है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 गो है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ अकेले ही, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ सल्फर कितना है, तो सल्फर 5 गो है। इधर देख लेते हैं सल्फर कितना है, तो यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है और यहाँ सल्फर 1 है, यानी सल्फर टोटल इधर 3 गो है और इधर कितना है 5 गो है, यानी ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बाकी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही मिलेंगे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलों का अनुपात होता है। तो देखिए हमारा जल का सूत्र हमने देखा था H2O होता है, क्या होता है H2O। H2O यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी हमारा अनुपात क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होना चाहिए 2:1, 2:1, ठीक है। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिया है, इसलिए हमारे सारे ऑप्शन जो है रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी रासायनिक समीकरण इसमें से क्या नहीं बताता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी नहीं देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें पता है कि उसके परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षित संख्या पता चलती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, हमारा सही है, ये गलत ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है, तो ये भी हमें पता चलता है, ठीक है। आयतन, अपेक्षित आयतन हमें पता चलता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा बी नंबर भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि हमें द्रव्यमानों का अनुपात यहाँ पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। तो देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो हमें उसके वेग की जानकारी नहीं मिल सकती है किसी भी रासायनिक समीकरण को देख के, क्योंकि समीकरण को देखने से हमें ये नहीं पता चलता कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है या कितनी धीरे धीरे हो रही है। कुछ अभिक्रियाएं जो होती है बहुत तेज होती है, एक ब्लास्ट के साथ हो जाती है, जैसे परमाणु बम का फटना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और वो बहुत तेज होता है। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो बहुत स्लो होती है, जैसे जंग का लगना, जंग का लगना भी एक बहुत स्लो होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो हमारा इसमें असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन हमारा डी नंबर है, यानी राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है न्यूटन के गति नियम पर, तो न्यूटन के गति नियम से हमें समीकरण में कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यूटन का गति नियम जो है फिजिक्स के लिए बनाया गया, ना कि केमिस्ट्री के लिए। दूसरा कह रहा है सक्रिय ऊर्जा का सिद्धांत, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। डी नंबर कह रहा है द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत, तो जो जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है वो द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान नष्ट नहीं हो सकता, वो जितना है उतना ही उसका द्रव्यमान हमेशा के लिए निश्चित रहेगा। वेग नियम सिद्धांत, तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी नंबर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।